एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर 11 जनवरी 2022 को पूछे गए बाल विकास के 30 ऑफ 30 क्वेश्चंस, जिसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसे कि पता है आप लोगों को कि हम प्रीवियस ईयर जो 2021-22 में सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे, उनके सभी प्रश्नों का 1 बाय 1 करके वीडियो बनाए हुए हैं और बना रहे हैं हम अभी। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया है। 3 प्लेलिस्ट, 3 सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सीडीपी और फिर ईवीएस और हिंदी पेडागोजी, तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज का टॉपिक है क्या, 11 जनवरी 2022 को पूछे गए बाल विकास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। और जो आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, आप देखते होंगे कि जो सीबीटी पर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता था, उस पर जितने भी प्रश्न हुए हैं 10 से लेकर 20% तक वे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए यदि आप ये 25-30 सेट कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का, तो दावा है कि आप 50% आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो आइए हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं। बाल विकास है जो 11 जनवरी 2022 को पूछे गए सवाल हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसका संपूर्ण विश्लेषण भी होगा, 30 बाय 30 होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कथन और कारण। जैसा कि पता है कि कथन और तर्क वाला से बहुत सारे प्रश्न भी पूछते थे, 1-2 तो रहता ही था। 2 चीज़ इसमें नया किया हुआ था इस बार, एक तर्क यानी कारण और तर्क वाला, और दूसरा जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी 1-2 क्वेश्चन रहता था, यानी 4 क्वेश्चंस आपका यहाँ से रहता था। तो देखिएगा इसमें ये सब प्रश्न रिपीट रहता है। तो देखिए एकदम आसान है, इसको एकदम पैनिक अपने आप को नहीं बनाना है। बस 2 तरीके से सोचना है। मान लिया जाए कि आप 2 दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप जिस बात से सहमत हैं उसी को आप हाँ ना में कर सकते हैं। जैसे देखिए कथन यानी क्या है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। अब देखिए ये सही है कि नहीं, नीचे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये कह रहा है कि जो हम उम्र बच्चे होते हैं, एक उम्र के बच्चे होते हैं, उसका विकास जो है ना, विकास की दर तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। यानी एक बच्चे का हम दूसरे बच्चे के साथ तुलना करके नहीं माप सकते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता बताता है कि हर बच्चे में विकास की दर अलग अलग हो सकती है। तो गलत है, यानी ये कथन क्या है, एकदम गलत है। दूसरा तर्क आर, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी बच्चे सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। एक बच्चे यानी व्यक्तिगत विभिन्नता कहता है कि एक समान कभी भी विकास का स्वरूप और गति नहीं हो सकता है और सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ये भी क्या है, गलत है। स्पष्ट है, कथन और तर्क दोनों क्या है, गलत है। तो ए और आर दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप दूराभिमुखी, परिवर्तनीयता, साम्य धारण तो ये है नहीं, परिवर्तनीयता है नहीं। शीर्षगामी में क्या होता है, जिसका विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, उसको कहते हैं हम लोग शीर्षगामी। और समीप दूराभिमुखी क्या होता है, जो कि शरीर के केंद्र से लेकर बाहर की ओर होता है। चूँकि ये अब फुटबॉल खेलने से पहले, फुटबॉल तो बाहर का चीज़ है और शरीर का चीज़ क्या होता है, कूदना और छलांगे लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समीप दूराभिमुखी, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, विकास आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। विकास क्या है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के अंतःक्रिया से होता है। किसी एक को हम ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते हैं।
बल्कि दोनों का अंतःक्रिया होता है। ये सही है, आपको पूछा हुआ कौन नहीं है, यहीं पर ध्यान देना है। इस तरह का बहुत प्रश्न रहता है सीटेट में। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास के बारे में हम सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं, ये सही है। अब देखिए, ये हम गलत चुनेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत होगा तो वो आपका आंसर होगा। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है। या देखिए, विकास की दर एक समान कभी भी नहीं होता है। विकास की दर एक समान नहीं होती है। जैसे कह सकते हैं कि बालकों की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की दर अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक समान गलत हो गया। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता ये बताता है कि हर बच्चे एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग हो जाते हैं, चाहे सीखने में हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, सामवेगिक हो, अलग हो ही जाता है। तो वो यूनिवर्सल तो हो सकता है, लेकिन वो विकास एक समान नहीं हो सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी पहले समान अंगों का विकास होता है, उसके बाद जो सामान्य अंग हैं उसी में से जो अंग हैं वो विशिष्ट अंग हो जाते हैं। तो ये भी सही है। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक नहीं होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगला प्रश्न फिर कथन और तर्क से दे दिया है। एकदम इजी है, एकदम एक एक पार्ट को पहले पढ़ लेना है और उसको समझना है कि ये गलत है या सही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों व मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। समाजीकरण, जिसको सोशलाइजेशन कहते हैं, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए उपयुक्त अपने दोस्तों व मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। यानी कल्चर क्या होता है? मीडिया हो, दोस्त हो या अन्य कोई चीज़ हो, परिवार हो या फिर परिवार के सदस्य हो, समाज हो, ये कहीं ना कहीं से वो कल्चर अपना सीखता है। तो ये बात क्या है? एकदम कथन सही है कि ये दोस्त हो, मीडिया हो, ये सबसे सीखता है। समाजीकरण, अब तर्क में क्या कर रहा है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। यानी सोशलाइजेशन जो होता है, यानी समाजीकरण जो होता है, ये स्वयं नहीं होता है। आप समाज में रहकर समाजीकरण सीख सकते हैं। समाजीकरण क्या हो गया? समाज के नियमों, परंपराओं, रीति रिवाज, इन सभी को जानते हैं और उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो ये समाजीकरण है। तो चूंकि ये समाजीकरण कैसे होगा? कई साधन हो सकते हैं। तो यानी ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब ये दो पार्ट, एक ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ दो पार्ट आपको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है अलग अलग। आर सही व्याख्या करता है ए की, आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो इसका आंसर क्या होगा कि आर और ए जो है, यानी ए और आर जो है दोनों सही है और एक दूसरे का जो है ना कोरिलेटेड होता है, सहसंबंधित है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, जैसा कि ये जीन पियाजे का है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसको संवेदी प्रेरक भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप यदि देखे होंगे तो हम अलग अलग उम्र भी बताए हैं कि जैसे कि आपका इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था जो होता है वो जन्म से 2 वर्ष पियाजे रखा है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष रखा है, और जाके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 या 15। तो ये अवस्था वो रखे हैं। तो इसके आधार पर मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि जिसको हम छू सकें, देख सकें, उसके बारे में हम सोच सकें, लेकिन हम उसका तार्किक रूप से विश्लेषण नहीं कर पाएँ। ये आपको गौर करना है कि जिसका हम, जैसे कि हम बोल दें, किसी बच्चे को बोल दें हाथी, तो हाथी का एक बिंब बन जाएगा, फोटो बन जाएगा, लेकिन हाथी के बारे में वो ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाएगा। चूँकि हाथी के बारे में तब विश्लेषण करेगा जब उसके अंदर अमूर्त संक्रियात्मक विकास होगा। अमूर्त संक्रियात्मक विकास होगा यानी कॉन्क्रीट कॉग्निटिव विकास होगा, कॉन्क्रीटिक होगा तब। तो यानी अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। अमूर्त के बारे में कभी भी नहीं, मूर्त विकास है ये। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करने चाहिए। ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे।
ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्तीय सोच पर आधारित हो, मूर्तीय सोच पर नहीं, मूर्तीय सोच पर नहीं, बल्कि मूर्तीय सोच क्या होगा कि अब उसके सामने मूर्त होगा ही नहीं तो मूर्ति वो सोच नहीं कर पाते हैं बच्चे। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। ये भी बच्चा मूर्त अवस्था में नहीं कर पाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाएगा। क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि ऐसी जो है वस्तुओं और विचारों को जटिल, यानी वस्तु और विचार दोनों का जटिलता से उसको वर्गीकृत करेंगे ताकि बच्चे समझ पाए। हम यदि जटिल दे दें, विचार दे दें तो विचार वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे वस्तु जो है और विचार को दोनों को अलग कर देंगे तो वस्तु के बारे में वो क्या करेगा ज़्यादा सीख पाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका आंसर सी टेट भी ऑप्शन नंबर 2 रखा है, लेकिन आपको लगता होगा क्या ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है नहीं, बिल्कुल सही रखा है वो मूर्तीय सोच। मूर्तीय सोच चूँकि यहाँ पर मूर्तीय सोच पर आधारित, मूर्तीय सोच नहीं हो सकता है, मूर्त के बारे में सोचना यानी चिंतन कह रहा है, एक तरह से तर्क करना कह रहा है, इसीलिए इसका आंसर सी टेट 2 रखा है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यानी आप देखिएगा, मान लिया जाए कि बच्चे को जो बात हम बता रहे थे कि बच्चे को यदि हाथी कह दें, वही प्रश्न भी दिख गया आपको, हाथी कह दें तो हाथी के बारे में सोच ले, हाथी उसके सामने नहीं हो तो ये क्या है कि ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ये चारों का आप उम्र याद रख लीजिएगा, ये जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 11 वर्ष और ये 11 से 15 वर्ष। तो ये अवस्था का उम्र भी याद रख लीजिएगा पियाजे के अनुसार। पूर्व से परंपरागत अवस्था में यानी परंपरा रीति रिवाज ये सब को वो कुछ नहीं, ये पूर्व परंपरागत अवस्था तो खैर आपका जो है ये कोहल वर्ग से जुड़ा हुआ, ये तो इससे है ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है कि किसी भी चीज़ को सोचने समझने का जो उसका चिंतन करने तर्क करने का जो उम्र आएगा उसके पहले का अवस्था, चूँकि पूर्व जोड़ दिया है। यानी संक्रियात्मक का मतलब होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशन करना। हम किसी चीज़ का तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर हम जो है उस सोच के प्रतिफल पर पहुंचते हैं, लेकिन संक्रियात्मक से पहले की बात कर रहा है। मूर्त में मूर्त चीज़ें जिसके बारे में जिसको हम छू सकें देख सकें वो चीज़ें मूर्त कहलाती है, उसके बारे में सोचना समझना। और अमूर्त जो मेरे पास नहीं भी है, जो मेरे सामने नहीं भी है, जिसको हम छू भी ना सकें देख भी ना सकें, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। अब साइकिल मेरे पास नहीं है तब हम साइकिल शब्द सुनकर क्या करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आनंद 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। देखिए अब बच्चा कोई काम कर रहा है, यदि पढ़ भी रहा है, जोड़ बना भी रहा है मैथ में, तो वो अटक रहा है, फंस रहा है। तो जैसे वो फंस रहा है तो वो इसका मतलब क्या है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, उसको वो बैठता है और पीछे से हम लोग क्या करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही सपोर्ट करते 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 धीरे धीरे क्या करता है वो सीख जाता है। तो या फिर आप आजकल तो वो साइकिल हो गया क्या, उसके चक्के के बगल में सपोर्टर होता है, वो सपोर्टर उसको सीखने में मदद कर रहा है, लेकिन वो सपोर्टर नहीं रहेगा तो वो स्वयं नहीं भी सीख सकता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग बच्चे में भी सीखे थे कैची स्टाइल में साइकिल चलाना, और पीछे से दोस्त वगैरह थोड़ा सा कैरियर वगैरह जो था वो पकड़ते थे, सपोर्ट करते थे। तो जब बच्चा जब कोई चीज़ करता है और वो यदि अटक रहा है, फंस रहा है, और हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, तो ये जो है ZPD यानी वाइगोत्स्की का ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? अधिगम मतलब जानते हैं लर्निंग, जिसको कहते हैं लर्निंग या फिर सीखना। तो लर्निंग वाइगोत्स्की लर्निंग के बारे में क्या कहता है, ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है
ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, यानी निष्क्रिय क्या हुआ, डीएक्टिव, ये तो नहीं होगा। निष्क्रिय प्रतिक्रिया अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, ये भी नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रतिक्रिया है। स्पष्ट है क्या कि लेव वाइगोत्स्की अधिगम को क्या कहता है, ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। इससे बच्चों में ज्ञान जैसे निर्माण हो गया तो क्या हो गया, उसके अंदर अधिगम हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। देखिए ये नैतिक चरण में किस चरण में है, ये कोहलवर्ग ने 3 भाग में बांटा है। एक पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था और तीसरा उत्तर पारंपरिक अवस्था। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका है ही नहीं। अब इसका जो है ना 2-2 पार्ट किया हुआ है, इसका भी 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट। पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं पूरा डिटेल से, तो जो शुरू से देखे होंगे आप सपोर्ट हो गया होगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का वैसा अवस्था जो कि वो पुराने, यानी जो उसके समाज में परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो नहीं जानता है, तो उसको कहा है कोहलवर्ग ने पूर्व पारंपरिक अवस्था। और पारंपरिक अवस्था में क्या होता है कि जब बच्चा इतना समझ हो जाए, बच्चे में इतने समझ हो जाए कि बच्चा अपने परंपरा, रीति रिवाज इन सभी को फॉलो करते हुए जब सीखे और वो व्यवहार करे, तो उसको कहते हैं हम लोग पारंपरिक अवस्था। और उत्तर पारंपरिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अब और बड़ा हो गया, और इतना बड़ा हो गया बच्चा कि जो हमारे समाज में रीति रिवाज, परंपरा ये सब प्रचलन में है, सही है तो वो अपने तर्क से, विवेक से सोच लेगा कि ये सही है, और यदि गलत है तो वो तर्क लगाकर ये गलत साबित कर देगा। और यदि ये परंपरा भी उसको ये लगे कि समाज के नियमों द्वारा बनाए गए परंपरा गलत है, तो उसका विरोध भी वो कर सकता है। तो ये हो गया उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो चूंकि ये कह रहे क्या कि आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, उसको लगता है कि हम अच्छा करेंगे तो लोग हमको अच्छा कहेगा, इसलिए करना चाह रहा है। तो तब वो किस अवस्था में है, पारंपरिक अवस्था में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में जो है सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत होता है, फिर बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है, और पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि वहाँ पर सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, ग्रुप में सिखाया जाता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत कभी भी नहीं होता है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है कि फलाना आप इस जगह बैठे हो तो इसी जगह बैठोगे, वहाँ कोई बैठ रही है तो लड़कियाँ तो वहीं बैठेगी, ऐसा कोई तय नहीं होता है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है, ये भी नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, यानी सामाजिक होता है। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे भी 2 प्रश्न, कथन और कारण या कथन और तर्क से भी 2 प्रश्न। तो ये 4 प्रश्न आपका डेफिनिट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर, केवल संज्ञानात्मक विकास के पहलू से बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बिल्कुल नहीं, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर कि बच्चा कितना स्मरण हो रहा है उसी का सिर्फ हम मापन कर देंगे, यही कह रहा है। नहीं, क्या कह रहा है कि लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम करेंगे बच्चों के साथ, यानी एकदम लिबरल रखेंगे, एकदम लिबरल यानी लचीला रखेंगे। बच्चे क्या हो, बच्चे को ये बोझ ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं, बच्चे को ये डर ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं, और वो तरह तरह की गतिविधियों में आधारित रहेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है। ये बुद्धि होगा, बुद्धि का उल्लेख करती है। देखिए बुद्धि से टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बुद्धि के सिद्धांत से भी। आप बुद्धि वाला टॉपिक में प्लेलिस्ट में इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि से संबंधित 4 वीडियो बनाए हुए हैं, और पूरा डिटेल के साथ एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से उसको देख सकते हैं उसको। तो ये
हर्बर्ट गार्डनर द्वारा जो है प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है। क्या? मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ये नहीं। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं। दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। देखिए इसमें क्या है, अंतर्वैयक्तिक मतलब क्या होता है कि दो चीज़ है। अंतःवैयक्तिक, समझिएगा शब्द का फेर है, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक दो चीज़ है। अंतःवैयक्तिक क्या कहता है कि जब हम खुद के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाता है अंतःवैयक्तिक। और अंतर्वैयक्तिक क्या होता है कि जब हम दूसरों के भाषा, विचारों, तर्कों या फिर जो भी है कम्युनिकेशन सिस्टम उसको समझ रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाता है अंतर्वैयक्तिक, यानी एक दूसरे के। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता को कहलाता है अंतर्वैयक्तिक। और अंतर्वैयक्तिक क्या हो जाएगा? खुद को समझने की क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो शब्द, दोनों लाइन का आप समझ के रखिएगा। ये अंतर्वैयक्तिक अपने से और अंतर्वैयक्तिक दूसरों के। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? अहम है। पहला, भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा, ये बिल्कुल नहीं, ये तो आपका पियाजे से जुड़ा हुआ। देखिए वाइगोत्स्की क्या कहता है भाषा के बारे में, दो चीज़ है। देखिए यहाँ पर दोनों को समझिएगा, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों भाषा में एकदम दोनों विपरीत हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। कैसे हैं? पियाजे कहते हैं, पियाजे जो भी कहेगा वो क्या कहेगा? संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंस मानते हुए, महत्व मानते हुए, महत्व देते हुए, महत्वपूर्ण मानते हुए। यानी पियाजे क्या कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होगी तभी बच्चे भाषा सीखेंगे। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होने पर ही बच्चे भाषा सीख सकते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास हो गया, बच्चे बोलना सीख गए, बच्चे पढ़ना सीख गए, बच्चे दूसरे के भावों विचारों को समझने लगे पहले, तब उसके अंदर, किसी के अंदर भाषा का विकास होगा। चलिए इसको दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। यानी वाइगोत्स्की क्या कहता है कि हम यदि कह दें कि ये पेन है और किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चे जन्म लिया तो वो नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जब वो भाषा सीख लेगा तब इस वस्तु के बारे में उसको संज्ञान होगा। तो ये वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चों में पहले भाषा होती है तब संज्ञान होगा। लेकिन पियाजे भी अलग कह रहा, पियाजे भी सही कह रहा। पियाजे क्या कहता है कि बच्चों में संज्ञान हो जाएगा, बच्चों में सोचने समझने की शक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा किसी वस्तु का, तभी बच्चे भाषा सीखेंगे। अब हम इस बच्चे को, किसी बच्चे को पेन कह रहे हैं तो पेन जानेगा तभी वो पेन को समझेगा। यानी पहले संज्ञान समझेगा, संज्ञान होगा तब वो पेन के बारे में भाषा सीख सकता है। तो यानी पियाजे पहले संज्ञानात्मक विकास और तब भाषा, और वाइगोत्स्की क्या कह रहा है? पहले भाषा तब संज्ञानात्मक विकास। तो इसका आंसर वाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? यह तो आपका स्वयं समझना होगा कि बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्माकलन। बच्चों के सीखने का आकलन जब हम करेंगे, पहले पोर्टफोलियो करेंगे तभी हम आकलन कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि जानकारी संग्रह करना। सबसे पहला चरण क्या होगा कि हम बच्चों के बारे में जानकारी संग्रह करेंगे, पोर्टफोलियो करेंगे, तभी हम उसका आकलन कर सकते हैं। और बाकी से भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले पोर्टफोलियो। तो आंसर आप जानते हैं कि सीटेट हमेशा बेस्ट आंसर खोजता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? देखिए एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम बताए भी कि दो कथन कारण या कथन तर्क से, और दूसरा जो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। तो क्या कह रहा है कि अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है?
विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता की पृष्ठभूमि पहचान की जा सके। विद्यार्थी के रटने की क्षमता, एकदम बिल्कुल गलत। क्या करें, विद्यार्थियों को कक्षा व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये हो सकता है, लेकिन बेस्ट चुनना है आपको। विद्यार्थी का उसके सहपाठी की तुलना में प्रदर्शन, तुलना नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता की पृष्ठभूमि पहचान की जा सके, यानी बच्चे जो अधिगम प्राप्त कर रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, उसमें क्या कमी है, क्या अभाव है, ताकि हम उसकी सफलता और सफलता की पृष्ठभूमि को पहचान कर फिर सफलता तक पहुंचा सकें। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशी शिक्षा से पूछ दिया आपका। समावेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या कहता है? हम किसी बिना भेदभाव के, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, या किसी भी तरह से सीखने में, पढ़ने में, चलने में, सोचने में, समझने में असक्षम है, तो उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम बांटेंगे नहीं, बल्कि सबको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये चीज़ कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशन में क्या बाधक हो सकता है? कक्षा के अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समानता पर आधारित है, ये बाधक नहीं हो सकता है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब हम सिर्फ कुछ विद्यार्थी को, मान लिया जाए कि तेज विद्यार्थी को ध्यान में रखकर हम कोई भी चीज़ डिजाइन करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमारे समावेशन का बाधक हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हाशिए समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा होती है? हाशिए समूह क्या होता है, पहले इस शब्द को समझिएगा। इसका इंग्लिश क्या होता है? मार्जिन। आप लोग कॉपी में छोड़ते होंगे, मार्जिन एक तरफ लिख देते हैं, यानी उसको हम साइड कर दिए, उसमें हमको कुछ नहीं लिखना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है उस समय। तो उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग हाशिए, यानी मार्जिन। इंग्लिश में इसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन समझ गए होंगे, लेकिन हाशिए नहीं समझते होंगे बहुत लोग। तो हाशिए के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा। अब कोई जो समाज में पिछड़ गया है, किसी भी तरह से वो हाशिए में चला गया, एकांत में चला गया, यानी वो समाज के मुख्य धारा से अलग हो गया है, तो हम उसको शामिल करना चाहेंगे तो कैसे बाधा उत्पन्न होगी? शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच, अधिकारों में क्षमता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वार्ता। क्या होगा? सामाजिक वार्ता हो जाएगा, एक बातचीत हो जाएगा, यानी सामाजिक भेदभाव, यानी सामाजिक रूप से वार्ता उत्पन्न हो जाएगी कि भाई हम जब इसको शामिल करेंगे तो वो सामाजिक, जैसे ही स्कूल में आएगा तो वो क्या करेगा, स्कूल के तौर तरीकों, नियमों को नहीं समझ पाएगा, और जैसे ही क्लास में आएगा, समाज, एक स्कूल का जो कक्षा है वो भी एक क्या है, समाज है, तो उस सामाजिक वार्ता वहाँ उत्पन्न हो जाएगी। सामाजिक यानी बातचीत करने में वो असफल, असहज महसूस करने लगेगा, और धीरे धीरे बाद में एडजस्ट कर जाए, अलग चीज़ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम और क्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? देखिए, लिखने की क्षमता, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का रहता है। असक्षम बालक की अलग अलग, आप लोग यदि तारे जमी पर पिक्चर देखे होंगे तो वो लड़का भी असक्षम बालक था। तो इसमें डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि गणना से संबंधित, अब कोई चीज़ गणना नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। जैसे 6 चक 24 है, यानी 6 × 4 करते हैं तो 24 होगा, लेकिन क्या लिख देगा वो 42, या फिर गलत कर देगा। तो डिसकैलकुलिया में गणना से संबंधित, डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित, लिखने में असक्षम हो जाए, तो ये डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित कैसे अक्षम होता है? देखे होंगे आप लोग तारे जमी पर पिक्चर जो आमिर खान का था, उसमें आप ये देखे होंगे कि बच्चा हमेशा जब शिक्षक बी लिखने कहता था तो वो क्या करता था कि उल्टा कर देता था, डी लिख देता था, यानी वो उसको लगता था कि बी यही है, डी यही है। एम लिखने कहेगा तो वो डब्ल्यू लिख देता था। नहीं, तो ये उसको एक टाइप की जो डायरेक्शनल चेंज होना चाहिए, वो डायरेक्शनल चेंज करके लिखने में उसको कन्फ्यूजन। अब 42 कहेगा लिखने के लिए तो 24 लिख देगा, तो ये लिखने में असक्षम। अब देखिए,
तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ग्राफिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित, लिखने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है? श्रवण यानी सुनने में विद्यार्थियों का जो है ये कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? तो यानी जो सुनने में असक्षम है, विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें, तो ये हो सकता है ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दें, लिखित परीक्षा दें। जब श्रवण जो सुन नहीं पाएगा उसको लिखने कहेंगे सामने से, तो क्या होगा? वो सुन नहीं पाएगा। तो ये आपका बाधा हो सकता है, ये बाधा हो सकता है। बाद में उपयोग करने की बजाय टेप पर दत्त कार्य के निर्देश रखें, दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। तो इसमें क्या है कि इसका C-टेट जो है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत सारे ऑप्शनल गलत भी हैं ऑप्शन, यानी ऑप्शन गलत हो या फिर बाधा उत्पन्न नहीं करता हो प्रश्न में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर जो C-टेट रखा है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दें। तो इसमें ये थोड़ा सा जो है ना, ये प्रश्न गोल घेरे के दायरे में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावान, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसकी धीमी समझ होती है? गलत, एकदम उसकी समझ अच्छी होती है, धीमी समझ नहीं होती है, तीव्र समझ होती है। जिज्ञासा की कमी, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, जिज्ञासा की प्रबल इच्छा होती है कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है। सोच में सटीकता की कमी, सोच में भी सटीकता की कमी नहीं होती है, यानी सोचने में उसकी सटीकता होती है, किसी चीज़ के बारे में वो सोच सकता है। आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, ये नहीं होता है, यानी वो हमेशा मुश्किल कार्यों को चुनता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो जटिल कार्य चुनता है, जटिल सवाल सुनते हैं, उसको इंटरेस्ट आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चूँकि कौन सी है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी? तो नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए, इसका तात्पर्य ये है। संकल्पना मानचित्र, जब उसको बोध करवाएंगे तो मानचित्रण होना चाहिए, ये सही है। संदर्भहीनता, संदर्भहीनता यानी संदर्भ से जुड़कर होना चाहिए। संदर्भहीनता का मतलब कहता है कोई भी संदर्भ होना ही नहीं चाहिए, यानी ये गलत बात कर रहा है। यानी जो क्वेश्चन में आंसर खोज रहा है निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संदर्भहीनता से बचना चाहिए, यानी संदर्भित चीज़ों से होना चाहिए, यानी संदर्भ होना चाहिए कि हम किस संदर्भ में बच्चों को बोध करा रहे हैं, बोध कौशल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें नहीं, जो नई जानकारी है और पिछले ज्ञान को संबंधित करना चाहिए, तभी बच्चे क्या होंगे? सीखेंगे। तो ये गलत कर रहा है। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषता को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें। कह रहा है कि जो संबंधित है उसको भी मिला दें, जो संबंधित नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसको भी मिला दें, ये भी नहीं। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। कोई भी चीज़ कह रहा है कि मूर्त और जटिल, एकदम कंट्राडिक्शन, नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें कि बच्चे समझ पाए किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट को, उसकी विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? अकादमिक, कोई भी एकेडमिक रूप से, जैसे कि झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये एकेडमिक तो जिम्मेदार नहीं है, यानी अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है अकादमिक प्रदर्शन के लिए। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोरियत, दूसरा तनाव, तीसरा जिज्ञासा, चौथा भय।
देख सकते हैं कि ये इससे सस्ता कुछ नहीं। यानी कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो जिज्ञासा जिम्मेदार नहीं है, सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं। सफलता के लिए जिम्मेदार कौन है? जिज्ञासा है, बाकी तीनों नहीं है, जिम्मेदार नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप देख भी रहे हैं ये सब नकारात्मक है। अगला प्रश्न है, एक छात्र को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। छात्र से उदाहरण को डैश कहा जाता है। देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, ये प्रश्न भी लाल घेरे में है, इसका आंसर भी सटीक नहीं हो सकता है, सबको मिला भी होगा। एक भ्रांति कह रहा है, कोई उदाहरण पूछ रहा है वो, और जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं है। तो जब मूल विशेषताएं हो तो एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आदि रूप और एक अपवाद। ये एक आदि रूप इसका आंसर रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 रखा है। अगला प्रश्न है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है? यानी कोई लक्ष्य है, वहाँ तक बच्चों को पहुँचाने के लिए उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं, तुम ऐसा कर सकते हो, वेल डन, शाबाश, ऐसा कह सकते हैं। और करते हुए हम जब सुगम बना रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? घोषणात्मक संज्ञान नहीं, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान नहीं, ये अधिसंज्ञान कहलाता है। यानी अधिसंज्ञान, हम उसके हिसाब से उसको क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, ये कहलाता है अधिसंज्ञान। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, वेदन और बार बार अभ्यास। वेदन मतलब क्या होता है? डिवाइडेड, एकदम डिवाइडेड, कभी बात नहीं करता। सामग्री को रटकर याद करना, बिल्कुल नहीं। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ, ये भी नहीं। यानी सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। एनसीएफ 2005 यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, वो क्या कह रहा है कि अधिगम की अवधारणा में कि हम क्या करेंगे कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत करके किसी अवधारणा को हम समझेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की आप मदद कैसे करेंगे? असंगत जानकारी को चिन्ह अंकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। बाप रे बाप, ऐसा शिक्षक नहीं कर सकता है, ये डॉक्टर, वकील ये सब कर सकता है कि भ्रमित करेंगे, डराएंगे। शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते। जानते हैं, शिक्षक धरती का ऐसा पद है, ऐसा मनुष्य है जो कि कभी भी किसी का अहित नहीं सोचेगा। इसको दूसरे शब्दों में देखिए, आप इसको बाय द वे नहीं लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए। डॉक्टर यदि अपना हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है ना, तो वो सोचेगा कि लोग आए, लोग बीमार पड़े, हम इलाज करें, हम कमाएं। वकील यदि आप कोर्ट में देखिएगा है, तो वो चाहता है कि मुकदमा हो, अपराध हो, केस मुकदमा आए, मेरा रोजी रोटी चले। कोई भी चीज़, यदि कोई बिजनेसमैन है तो वो उससे संबंधित मनाता है कि ऐसा चीज़ हो जाए जो मेरा चीज़ बिके। लेकिन शिक्षक क्या है कि शिक्षक भी चाहता है कि बच्चों का रिजल्ट हो जाए, भविष्य बन जाए, इसका भविष्य बने दूसरा विद्यार्थी है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो ये असंगत जानकारी को चिन्ह करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, एकदम 1000% कहिए ये गलत है। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। ये नकल करने के लिए कभी नहीं कहेगा एक शिक्षक। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीम या संरचना को सक्रिय करें। यानी हम ऐसा उसको सिंबल दें, ऐसा संकेत देंगे कि बच्चे क्या करें, उसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बने कि वो एक्टिव हो, सक्रिय हो। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से। इसमें 2 प्रश्न देखे थे, तीसरा प्रश्न फिर से आ गया कथन और कारण। तो आप इसको गौर से देखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को समाधान करने का अवसर देना चाहिए। क्या विद्यार्थी को कोई कॉन्सेप्ट है, कोई समस्या है, तो उसको अवसर देना चाहिए सीखने के लिए?
यानी समाधान करने के लिए बिल्कुल देना चाहिए, तो देना चाहिए। तो ये अभिकथन क्या हो गया, सही हो गया। भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होता है। कहता नहीं, ये क्या है कि कोई विकल्प से भी हम सीख सकते हैं। भ्रांतियाँ भी हमको सिखाती है। कहने का मतलब हम जब गलती करते हैं तो उन गलतियों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि महत्वहीन है, आधारहीन है। तो ये क्या है, गलत है। यानी ए सही है, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। देखिए ए और आर दोनों सही कह रहा है तो ये गलत, ए और आर दोनों सही है तो गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अधिगम असहायता यानी लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, क्या मानेगा विद्यार्थी जो कि उसको लाचारी होगा, यानी असहायता महसूस कब करेगा, क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लिए लक्ष्यों पर केंद्रित होगा। यानी कोई भी विद्यार्थी का जब ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होगा कि हमको ये चीज़ करना है, तो वो अपने आप को असहज या लाचार नहीं समझेगा। वो ये ऑप्शन क्या होगा, ये गलत है, ये मतलब ये सही है। तो कह रहा है क्या, जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि कब उसको असहाय महसूस होगा, तो प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। जब लक्ष्य पर केंद्रित ध्यान हो जाएगा ना, तो कभी उसको असहायता और लाचार महसूस नहीं होगा। तो ये भी क्या है कि ये भी सही बात है, लेकिन ये असहायता और लाचार में गलत है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होता है। हम कोई शैक्षणिक गतिविधि करते हैं तो कह रहा है कि परिणाम कंट्रोल में रहता है, नहीं, कंट्रोल में कभी भी नहीं रहता है। ये भी सही, यानी शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, यानी कंट्रोल में नहीं होते हैं तब जब वो असहज और सहायता महसूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा जो मोटिवेशन होता है दो तरह का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक में क्या होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जब हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं और अपने आप से हम मोटिवेट होते हैं, तो वो कहलाता है आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी अंदर की आवाज़, मन की आवाज़। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है कि जब हम वातावरण में या दूसरों से देखकर हम अभिप्रेरित होते हैं, तो वो कहलाता है बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सीटेट पास किया तो ज़्यादा नंबर लाया, तो आपको मोटिवेट होना पड़ेगा उसको देखकर कि भाई वो ज़्यादा नंबर लाया है, हम भी लाएंगे। तो ये क्या हो गया कि ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा। किसी की जॉब लगती है तब लगता है कि नहीं, हम भी ये कोर्स करते 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 ऐसे यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो फिर हम उसके तरह भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आंतरिक। तो इसमें पूछ रहा है, सॉरी बाह्य। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हुआ कि माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। हम जब दंड से बचेंगे, नहीं डर से जब पढ़ने बैठेंगे, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है, माता पिता। तो एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण, यानी हमको इंटरेस्ट है तभी हम अध्ययन कर रहे हैं। कोई गतिविधि हो रहा है, कोई गतिविधि हम देखें और उसके आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो रुचि जैसे ही जग गया, तो ये क्या हो गया, ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, शिक्षक की प्रशंसा क्या हो गया, ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, तो ये भी क्या हो गया कि ये हो गया आपका बाह्य अभिप्रेरणा। तो इस तरह जो है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हो गया, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो 11 जनवरी 2022 को पूछे गए सीडीपी के 30 में से 30 प्रश्न को हम एक पूर्ण विश्लेषण किए, संपूर्ण विश्लेषण किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो भी इससे संबंधित 4-5 अभी तक हम किए हुए हैं सीडीपी का, 4 जो है आपका प्रीवियस ईयर जो 2021-22 का है उसको भी किए हुए हैं, और हिंदी पेडागोजी का भी हम प्रीवियस ईयर 3 किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।